समझने के लिए तुम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक डायग्राम के द्वारा हम पूरे सॉलिड स्टेट को समझ सकते हैं। एक डायग्राम के द्वारा, एक डायग्राम का मतलब सब लोग देखो सॉलिड स्टेट में ये लोग सब लोग ये जानते होंगे। सब लोग स्टडी किए होंगे और सब लोग अच्छे से इस क्यूब के बारे में जानते होंगे। इस क्यूब से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जिसको तुम लोगों को स्टडी करना है। इस क्यूब से रिलेटेड कुछ पॉइंट में जैसे देखो, सबसे पहला पॉइंट, अगर तुम्हें इसका क्वेश्चन हिट करना है, देखो 4-5 क्वेश्चन है एग्जाम में, क्वालिटेटिव एग्जाम में इसलिए 4-5 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन यूनिट सेल, इकाई कोशिका। दूसरा क्वेश्चन स्पेस लेटेस्ट लाइक क्रिस्टल जाल, ठीक है, क्रिस्टल जाल आपको क्या। तीसरा क्वेश्चन आता है फाइंड डिफेक्ट। कौन सा क्वेश्चन है? फाइंड डिफेक्ट। चौथा क्वेश्चन आता है शॉर्ट की एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। तो शॉर्ट की एंड फ्रैंकल डिफेक्ट क्वेश्चन आता है। तो इन सभी क्वेश्चन को हम तभी समझ सकते हैं जब इस क्यूब को अच्छे से स्टडी करते हैं। तुम लोगों ने देखो जब 10+2 में पढ़ा होगा तो एक फार्मूला बहुत पॉपुलर है वहां पर, एक फार्मूला बहुत पढ़ाया जाता है, रो यानी डी बराबर, वहां डी बराबर पढ़ाया जाता है तुम लोगों को जेड इंटू एम अपॉन 1/3 इंटू एन ए। ये तुम्हारा एवोगाड्रो नंबर है, इसका मान कितना होता है? 6.4। ओके, और ये तुम्हारा है पैरामीटर। क्या है? पैरामीटर। और ये जेड जो है वो है एटम्स की संख्या, या किसी क्यूब में उसका अरेंजमेंट, क्योंकि अलग अलग क्यूब अलग अलग टाइप के होते हैं। तुम लोगों ने जब सवाल लगाया होगा, तुमने गौर किया होगा वहां पर कि तुम्हें वो पैरामीटर देता था सवाल में, ठीक है। जैसे लाइक हम एक क्वेश्चन तुम्हें प्रोवाइड करा कि अगर हम एक क्वेश्चन दे दें कि NaCl सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल के FCC, NaCl के FCC क्रिस्टल में, कौन से क्रिस्टल में? FCC क्रिस्टल में तुम्हें इसका FCC क्रिस्टल की लेंथ कितनी है? 0.21 एंगस्ट्रॉम। ये सवाल में दिया उसने कि NaCl FCC क्रिस्टल की लेंथ 0.21 एंगस्ट्रॉम है, बताइए इसकी डेंसिटी क्या होगी। क्या पूछा उसने? डेंसिटी क्या होगी। उसने क्रिस्टल पूछ लिया। अब दिक्कत क्या है कि यहाँ पर तो NaCl दिया है, तो तुम इसको कैलकुलेट कर लोगे मास। उसने क्या किया? 0.21 एंगस्ट्रॉम, तो क्या कैलकुलेट हो जाएगा? पैरामीटर। एवोगाड्रो क्या है? फिक्स वैल्यू, उसे आराम से निकाल लेंगे। बट लास्ट पॉइंट जो जेड है उसको कहां से फाइंड करोगे? क्योंकि सवाल पे कहीं जेड को नहीं प्रोवाइड कराएगा। संरचना तो जैसे लाइक ये तुम्हारा कौन सा है? FCC कंडीशन है, तो इसके लिए क्या होगा जेड का मान? 4। कैसा? 4। कैसे आइडिया लगाया तुमने 4 है इसका? 4 कैसे बताओ? सर संरचना होती है FCC और PCC और प्रोटीन मालूम नहीं है, लेकिन 4 मालूम है। मतलब ये याद है FCC कंडीशन पे जेड के लिए 4 वैल्यू होती है। ये कैसे आ रही है आइडिया नहीं है, होती है मालूम करेंगे सर, मतलब ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक वेट। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इस पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो तो सारे पॉइंट अपने आप ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसकी देखो तुम्हें एक पॉइंट पता होना चाहिए, 3-4 पॉइंट हैं इसके जो पता ही होना चाहिए। एक तुम्हें पता होना चाहिए कॉर्नर। क्या पता होना चाहिए? कॉर्नर। किसी क्यूब के बारे में स्टडी करो। कॉर्नर के बाद एक चीज पता होनी चाहिए उसके फेस। क्या पता होना चाहिए? फेस के फेस कितने हैं। तीसरा पॉइंट उसमें पता होना चाहिए तुम्हें बॉडी सेंटर। क्या पता होना चाहिए? बॉडी सेंटर, ठीक। और चौथा पॉइंट पता होना चाहिए एज। क्या पता होना चाहिए? एज पता होना चाहिए। तो
तुम इस क्यूब को देखो, इस क्यूब को, और इस क्यूब में देख के आइडिया लगाओ फर्स्ट पॉइंट कि कॉर्नर कितने होंगे इसमें, कितने कॉर्नर होंगे, 8। इस क्यूब में फेस कितने होंगे, 6 फेस होंगे। और बॉडी सेंटर कितना होगा, एक क्यूब में बॉडी सेंटर कितना होगा, 1, क्योंकि होल्डिंग पॉइंट क्या है, 1 होगा ना, इसको एक ही जगह तो बॉडी सेंटर माना जाएगा किसी क्यूब का। और एज कितना होगा, एज मतलब होता है शीर्ष, किनारे, तो दिख रहा है इसमें एज कितनी है, और बताओ कितने, 12। इसमें कितने एज दिख रहे हैं, 12। देखो, एक एज, 2 एज, 3, 4। जब 4 ऊपर है तो 4 कहां होंगे, कितने हो गए, 12 दिख रहे हैं। और कॉर्नर तो सबको पता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और फेस 1 2 3 4 5 फ्रंट वाला और 6 बैक वाला। क्लियर है? तो ये 4 पॉइंट दिख रहे हैं, एज, बॉडी सेंटर, कॉर्नर और फेस। इसके बाद इसका जो पॉइंट है वो ये, क्योंकि पॉलिटेक्निक में ये सवाल नहीं आता है डेंसिटी वाला, इसका जो क्वेश्चन है वो यहाँ नहीं पूछा जाएगा, यहाँ क्योंकि सिलेबस क्या है, डाउन है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट पूछा जाएगा यहाँ पर, ये पॉइंट जो यहाँ डिस्कस किए गए ना, ये पॉइंट आउट होनी चाहिए थी। तो देखो यहाँ पर एक पॉइंट ये क्लियर होगा सबको, एक चीज और इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जिसे हम लोग बोल रहे हैं कंट्रीब्यूशन, क्या बोल रहे हैं, कंट्रीब्यूशन की हिंदी क्या होती है, वितरण। क्या होती है, वितरण होती है हिंदी। वितरण का मतलब है वो कोई भी क्रिस्टल में, जैसे तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्रिस्टल है, ये क्रिस्टलीय संरचना है कि नहीं, तो किसी भी सॉलिड स्टेट की जो क्रिस्टलीय संरचना होती है उसमें जो पार्टिकल होते हैं या परमाणु जो होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। जैसे सपोज तुम लोग यहाँ कितने लोग, सपोज करो 20 लोग या 25 लोग, 25 लोग, तो उसमें अगर हम तुम्हारे 25 लोग हैं और अगर हम तुम्हारा कंट्रीब्यूशन पूछे उसमें, तो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 25 स्टूडेंट बैठे इस रूम में और हमने तुम्हारा कंट्रीब्यूशन पूछा है, तो कितना होगा कंट्रीब्यूशन, 1/25। क्लियर है ना सबको? कंट्रीब्यूशन का मतलब हमारा उसमें योगदान कितना है, तो 25 लोग हैं, तो अगर हम अपना कंट्रीब्यूशन पूछेंगे तो 1/25, पूरा 25 अगर तुम्हारा होगा तो नहीं माना यार, एक कंट्रीब्यूशन थोड़ी ना होगा, 1/25 वैल्यूएबल मान से। तो कंट्रीब्यूशन का मतलब भी यही है कि याद रखना होगा तुम्हें, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि 8 कॉर्नर है तो उसका कंट्रीब्यूशन 1/8। इसके बाद ऐसे फेस का कंट्रीब्यूशन याद रखना है, याद ही रखना है ये 1/2। फेस के बाद बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन, इसका बॉडी सेंटर, इसका कंट्रीब्यूशन तो एक ही होगा, क्योंकि एक सेंटर है तो उसका कंट्रीब्यूशन भी कितना होगा, 1। और फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2। 1/2 क्यों होता है, क्योंकि कितने फलक है, 6 फलक है। तो अरेंजमेंट कितना है, 3। अरेंजमेंट कैसे है, 3 अरेंजमेंट है, 1 2 एंड 3। अरेंजमेंट कितना दिख रहा है, 3। तो कंट्रीब्यूशन देखो कि 6 के लिए कितना है, 6 फलक का अरेंजमेंट क्या है, 3। एक के लिए कितना होगा, क्लियर है कंट्रीब्यूशन। तो लेट्स सपोज ये तुम्हें कंट्रीब्यूशन भी याद है, याद रखना है। और अगर ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे तो इसका क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये नोट कर चुके हो यहाँ पोस्टर पर, अरे करते जाओ भाई, तभी तो पॉसिबल होगा।
ये तुम्हारा हो गया क्यूब, ये तुम्हारा क्या है क्यूब है। इस तरह का पोर्शन बस याद रखना, क्या रखना है तुम लोगों को, कॉर्नर की संख्या कितनी है 8 है और बेस की संख्या 6, बॉडी सेंटर 1, बताते जाना सब लोग। एज की संख्या कितनी है यहाँ पर 12, ठीक है ये 12 है। इस तरह का हो गया, ओके हो गया, जल्दी करो फास्ट हो। कंप्लीट, ठीक है। इस तरफ क्या है कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि वितरण, वो कैसे उसको वितरित किए हैं, कहां पर उसका मॉलिक्यूल किस तरीके से अरेंज किया गया है, ये कंडीशन है। तो कंप्लीट हो गया सबका, ठीक, मिटा देंगे। याद रखना है कॉर्नर का कितना है 1/8 और उसका कितना है बेस का है 1/2, बॉडी सेंटर का 1। इसके बाद पहला क्वेश्चन जो पूछता है वो एग्जाम में सॉलिड स्टेट का, वो पूछता है तुम्हारा पहला क्वेश्चन है ये क्रिस्टल लेटिस, इसको बोलता है वो क्रिस्टल जालक। इसी का दूसरा क्वेश्चन में घुमा के पूछेगा वो, इसी क्वेश्चन का नाम देगा वो स्पेस लेटिस। क्या बोलेगा स्पेस लेटिस, लाइक त्रिविम जालक, ठीक है। तो त्रिविम जालक की वो क्या कहेगा, त्रिविम जालक से आप क्या समझते हैं, इसकी संरचना को समझाइए। 2 मार्क्स में भी दे सकता है, कभी 4 मार्क्स में भी दे सकता है। और जब तक तुम त्रिविम जालक को स्टडी नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाएगा कॉन्सेप्ट। तो यहां से स्टार्ट करेगा त्रिविम जालक से। तो देखो पहले त्रिविम जालक बनाना सीखना है, ये हेडिंग हुई तुम्हारी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और त्रिविम जालक को याद रखने के लिए एग्जाम्पल सबसे सुटेबल है NaCl। अगर पेपर में वो तुमसे पूछ ले कि त्रिविम जालक एक्चुअली में क्या है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो अभी के लिए याद रखो एक वर्ड है यूनिट सेल, क्या है यूनिट सेल। तो बस इतना वर्ड याद रखना त्रिविम जालक। मल्टीपल यूनिट सेल, मल्टीपल का मतलब कई सारी यूनिट सेट की पुनरावृत्ति द्वारा, क्या किसके द्वारा, कई सारी यूनिट सेट की पुनरावृत्ति द्वारा किसका निर्माण होता है, क्रिस्टल। बस इतना याद रखना है, इतना याद रख के लाइन लिख देंगे। लाइन लिखने के बाद ये डायग्राम, जो यहाँ पर डायग्राम है, एग्जाम्पल क्या लेंगे NaCl, और इतना बोलना है कि NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बोलना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6। ये एग्जाम्पल हो जाएगा क्रिस्टल जालक। और दूसरा एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो सीजियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 8। कितना क्लियर, कितना होता है 8। कॉपी करके चलना सब थोड़ा। इतना क्लियर है, ये पॉइंट थ्योरेटिकल पॉइंट। इसके बाद जो डायग्राम बनाना है, इसका मैन है डायग्राम। ये 2 एग्जाम्पल है जिसको 1 नंबर में अलग से पूछने ट्राई करोगे। वो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि NaCl क्रिस्टल की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, तो मेरे पास आंसर उसका होगा 6। इसका मतलब भी क्या होता है ये भी समझ लो। इसका मतलब होता है कि Na परमाणु को कितने Cl घेरे हुए हैं 6, और एक Cl को कितने Na घेरे हुए हैं 6। इसका मतलब ये है। इसी प्रकार यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट काम करेगा। इसकी अभी संरचना डिजाइन करके दिखा रहे हैं। कितना क्लियर है, कॉपी हो गया ये सबका, ठीक। ऊपर के ये तो बना लीजिए। डेफिनेशन समझ में आ रही है ना, मल्टीपल यूनिट सेल कंटिन्यू क्या करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे, और एक बड़ा सा क्या बनाएंगे, त्रिविम जालक, ठीक है। हो गया ये सबका, ठीक। ये देखो NaCl पे स्टडी कर रहे हैं, किस पर NaCl। इसका थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, साथ में बनाते चलना। एक बार घर पे ही प्रैक्टिस करना होगी, अभी सिर्फ दिखा जा रहे हैं बनता कैसे। इसमें मैथ के लिए एक्यूरेसी का तो गलती क्या होगी, गलती नहीं रखना, क्योंकि एग्जाम में वहीं पर गलती होगी तुमसे। इस पे बनाते समय मेजरमेंट का बहुत खेल है, किसका मेजरमेंट। एक्यूरेसी पॉइंट एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, यानी गैपिंग, ये
गैपिंग देख रही है ना, वो थोड़ा सा मेंटेन होना चाहिए, जैसे ये एकदम एक्यूरेट हो, जिससे बनाने में दिक्कत ना। इतना कर लोगे, इसको मिलाते हैं तो क्यों बन गया, यहाँ बहुत तिरछा हो गया, नहीं हो गया। ये बन गया क्यों। इसके बाद देखो, इसको कट किया, इसको कट किया माइंड से, इसको कट किया, इसको कट किया, तो यहां पे एक लाइन लग जाएगी, मिड पॉइंट से डालना है, ठीक है। यहां तक क्लियर, इतना कर लेंगे मिड पॉइंट से डालने पर। यहां से मिड पॉइंट है समझना, इसके बीच में 3 लाइन डालनी है, कितनी लाइन, 3। तो देखो ध्यान से, ये कौन सी लाइन है, आउटर, ये कौन सी लाइन है, मिड, ये कौन सी लाइन है, इनर। तो आउटर टू इनर, मिड टू मिड, इनर टू आउटर, ये कॉन्सेप्ट है। लाइक दिस सेम टाइम, आउटर टू इनर, मिड टू मिड, इनर टू आउटर, ऐसे मिला देना है। मिलाते समय गलती देखो होने का है, मेजर पहला पॉइंट है मेजर पेन करके, कि तुम्हें खुद अंदाज पहले से ले लेना होगा कि अगर हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से, तो यहां से हमने यहां से स्टार्ट किया, मान लो ये लाइन डाल दी पहली लाइन, तो थोड़ा ऐसा गैप बना के चल रहा है कि ऐसा लगे डायग्राम जितना स्पेस यहां छोड़ा है हमने उतना स्पेस यहां छोड़ा। ये तुम्हें ध्यान देकर चलना होगा, वरना जब बनेगा ना डायग्राम फाइनली तो वो सही नहीं लगेगा। तो इसलिए पहले से मैथमेटिकली माइंड से एक्यूरेसी लेके चल रहा है। तो ये इनर टू आउटर, ऑटोमेटिक समझ में आ रहा है, गलती हो गई। देखो यहाँ स्पेस ज्यादा छूट गया, कम है, यहाँ स्पेस ज्यादा है, हो गया नहीं हो गया। और इसको क्या करना है, मिला देंगे, एक डायग्राम लाइन दे दी बीच में, ठीक। दूसरा देखो ध्यान से, जब हमने स्टार्ट यहां से किया ना तो 3 इस तरफ भी डालेंगे, आउटर टू इनर। तो याद हो गलती यहां पर भी क्या होगी, अगर तुमने डायग्राम यहां से स्टार्ट किया है तो जब ऐसी लाइन डालना है तो इसको कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे, तो इसको कैसे स्टार्ट करना होगा, ऐसे। अगर तुमने ऐसे स्टार्ट किया तो डायग्राम क्या हो जाएगा, गलत। देखो कैसे, हमने ऐसे डाला ना, पहले ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे आ रहा है ना, तो यहां पर कैसे आना होगा, ऐसे नहीं कर सकते हो, मतलब इसको आपने ले ले, इसमें ले लिया, तो फिर यहाँ मिड, फिर यहाँ इनर, यहाँ, तो फिर लाइन कैसे खींचना पड़ेगी, ऐसे, ठीक। तो जब इसमें ऐसे जाए तो इसमें कैसे जाना चाहिए, इसमें भी ऐसे जाना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो गलत हो जाएगा डायग्राम। पहले से ये बात को सेट करके चलना है माइंड में, ठीक। तो इसका मान लो आउटर ले लिया, इसका इनर, एक लाइन इधर जाएगी, इसका मिड और इसका मिड, एक लाइन ये डाल दी, इसका आउटर और इसका इनर, और इसको ये मिला। यहां तक क्लियर है, कुछ दिख रहा है। अब देखो हमारा बीच वाला डायग्राम, जो बीच वाली लाइन है वो थोड़ा स्पेस नहीं है, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लगेगा। इसके बाद ये डालना, तो जाल टाइप का दिख रहा है, इस जाल को हम लोग बोलेंगे त्रिविम जाल। देखो ये याद करने का तरीका क्या है, एक क्यूब बना रहे और जो लाइन तो मिला रहे हैं, जो लाइन को मिला रहे हैं उसके मिड पॉइंट को कंट्रोल करके लाइन खींच देनी। देखो एक क्यूब बनाया हमने, फिर मिड पॉइंट को कंट्रोल किया, फिर से क्या खींच दी, एक लाइन खींच दी, 3 लाइन हो गई बीच में। एक क्यूब में कितनी लाइन हो गई, 3। फिर क्या किया, इनर टू आउटर, मिड टू मिड, इनर टू आउटर, फिर इनर टू आउटर स्टॉप किया। बस ध्यान क्या रखा कि अगर ये ऐसे जा रहे हैं तो ये भी ऐसे ही जाना हो। यहां तक जान क्लियर है, गलती तो नहीं होगी। इसके बाद हम लेके चलते हैं, हम मान के कर रहे हैं NaCl। तो हम मान के चलते हैं कि NaCl को किससे मान रहे हैं, Na+ को किससे मान रहे हैं, डार्क से, और Cl को किससे मान रहे हैं, ब्लैंक से। ये मान लिया हमने डॉट, इतना क्लियर है सब। ये डॉट यहां पर रखेंगे हम, तब जाके फाइनल क्रिस्टल संरचना डिजाइन हो। अभी डिजाइन नहीं हुई फाइनल, तो लॉजिक समझो। ये डायग्राम बनने के बाद जब हम यहां पर NaCl को रखेंगे तो रखना कैसे,
एक बात तो ध्यान रखना, हम कोई भी आए तो रख देना आंख बंद करके, कोई भी आए। जैसे हमने सपोज करो यहाँ डार्क रख दिया, क्या रख दिया, इसका मतलब यहाँ क्या रख दिया हमने, Na+ रख दिया। कितना क्लियर है? अब बस अपने बाकी जगह अरेंज करना है। तो तुम लोग क्या करोगे, रिपीट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? रिपीट का मतलब अगर डार्क एक बार आ गया अर्थात सोडियम एक बार रख गया तो उसके जस्ट बगल में फिर से सोडियम नहीं आना चाहिए। तो अब देखो ध्यान से, ये डार्क है तो यहां पर क्या होगा, ब्लैंक। यहाँ अगर ये ब्लैंक है तो यहाँ डार्क होगा, तो यहाँ डार्क है तो यहाँ पर भी डार्क। अगर ये डार्क है, ये ब्लैक है तो यहाँ ब्लैंक टू डार्क और डार्क टू, कुछ आइडिया समझा ना? फिर ये डार्क है तो यहाँ क्या है, और अगर ये ब्लैक है तो ये डार्क है तो यहाँ ब्लैक टू, क्लियर है? अगर ये डार्क है तो यहाँ, ये ब्लैक है तो यहाँ, ये डार्क है यहाँ, ब्लैक टू डार्क और डार्क टू, यहाँ तक क्लियर? अगर डार्क ब्लैक तो डार्क टू डार्क टू डार्क, तो ये यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद ये ब्लैक है तो यहाँ पर क्या होगा, डार्क। ये डार्क है तो यहाँ ब्लैक होगा ओनली, ठीक है? और ये ब्लैक यहाँ पर डार्क होगा, ये डार्क है तो यहाँ ब्लैक है, डार्क टू ब्लैक, ब्लैक टू डार्क। और ये डार्क है तो यहाँ पर क्या होगा, ब्लैक, ब्लैक टू ब्लैक, तो यहाँ डार्क। तो ये बन गया तुम्हारा क्रिस्टल जालक NaCl। लॉजिक समझा रहे? इसको बना के पहले ये प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यहाँ पर इतनी जल्दी नहीं बना पाओगे। तो पहले लॉजिक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और तुम्हें 6-6 क्वाड्रेशन देखना है ना, कितना 6-6, तो देखो 6-6 कैसे देखेंगे। लेट्स सपोज हम इसको Cl देख लेते हैं, क्या है ये क्या है, Cl है ना, Cl। इसको यहां लिख लेते हैं, लिख दिया Cl, ठीक है? Cl की क्वाड्रेशन कितनी है, 6 है ना। तो देखो एक डायमेंशन ये हो गया, दिख रहा है ये? तो एक डायमेंशन 2 3 और एक तरफ, तो कितना क्वाड्रेशन है, 6-6, मतलब 6 क्वाड्रेशन। इसी प्रकार Cl अगली जगह होगा, उसका भी क्वाड्रेशन कितना होगा, 6। ये कॉन्सेप्ट है देखने का, किसका, सीजन क्लोराइड। एक लॉजिक समझ में आ गया? तुम लोग एक बार किताब को उसको स्टडी करना, बनाना, और इतना डायग्राम बनाने के बाद देखो 2-3 बात है। डायग्राम कैसे बनना है, मेमोराइज पॉइंट पे तो क्यूब बनाओ, मिड पॉइंट को कट करके मिला दो, इनर टू आउटर कॉन्सेप्ट, बस इतना याद रखना, इनर टू आउटर। लॉजिक समझ में आ रहा? तीसरा, ये मिड पॉइंट रखने कैसे हैं, एक को कहीं भी रख देना और फिर ध्यान रखना रिपीट ना हो, क्या ना हो, रिपीट, तो ये डायग्राम नहीं बन जाएगा। इतना क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? पहला क्वेश्चन समझ में आ गया क्या करना है, ये डायग्राम और ये एग्जांपल दे रहा है, तो क्रिस्टल स्पेस लेटेस्ट कवर हो जाएगा। इसके बाद पेपर में जो आता है वो आता है यूनिट सेट। कौन सा, यूनिट सेट। इसको कंप्लीट किए दे रहे, अगर जैसे मान लो ये Na, ठीक है, तो Na में एक डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3, 4 और 5, और चकवा देख नहीं रहा है, यही पॉइंट है ना। तो ये एक क्रिस्टल है ना, और जब अगला क्रिस्टल के साथ हुआ ना, नहीं है, क्योंकि क्रिस्टल तो कंटिन्यू होंगे, हम एक क्रिस्टल पे स्टडी कर रहे हैं, तो छठवां क्वाड्रेंट 2 बना देगा वहां से। क्लियर हो गया? इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल, वो तुम्हारा है यूनिट सेट, जो सेकंड क्वेश्चन है पेपर में आता है बोर्ड एग्जाम में। और देखो ध्यान से, अगर तुम लिमिटेड क्वेश्चन को स्टडी कर लो ना, जो लिमिटेड है, जो आने वाले हैं पेपर में, उसी से एग्जाम क्रैक किया है, आराम से क्रैक किया, उसी से एग्जाम को तुम क्रैक करके निकाल कर बढ़ जाओगे। देखो मेन पॉइंट होता है एग्जाम को सही क्वेश्चन को अरेंज करना। तो ढेरों पढ़ते रहोगे कुछ नहीं होने वाला। सही क्वेश्चन को अरेंज करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो एग्जाम में आने, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, कौन सा है? यूनिट सेल, हिंदी में इकाई कोशिका। ठीक है, इसको एक बार तुम लोग ट्राई कर लेना एग्जाम में, मतलब घर पे किताब से बन जाएगा। अगर नहीं बना पाओ बताना, हम दोबारा हल्का रफ नहीं दिखा देंगे। ठीक है, किताब में बना होगा डायग्राम, अगर यहाँ नहीं बना हुआ तो इधर की किताब में बना होगा। ठीक है, इंटरवल राशन है तुम्हारे में, सॉलिड स्टेट उसी का है ये पहला क्वेश्चन क्रिस्टल डायग्राम। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया ना सर? तो यूनिट सेल अगर पेपर में पूछा जाए, क्योंकि ये कभी 2 नंबर में पूछा जाता है, कभी 4 नंबर में, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो 2 टाइप से पूछता है यूनिट सेल को। तो अगर पेपर में यूनिट सेल पूछे तो इतना बोलना है, कई सारी सूक्ष्म इकाई, कौन सी इकाई? सूक्ष्म इकाई आपस में जुड़कर या मिलकर एक इकाई कोशिका का निर्माण करती है, या कई सारे सूक्ष्म घटक, सूक्ष्म घटक, घटक मतलब होता है कंपोनेंट, क्या होता है? कंपोनेंट। कई सारे सूक्ष्म कंपोनेंट आपस में व्यवस्थित होकर क्या बनाते हैं? यूनिट सेल का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो टेक्स्ट लैंग्वेज है वो तुम अरेंज करोगे तो तुम्हें डेफिनेट आ जाएगी। मेन होता है कि जहां बच्चे मिस कर देते हैं क्वेश्चन, और मिस पॉइंट की वजह से वो मार्क्स को कवर अप नहीं कर पाते। तुमने इंटर में क्वेश्चन देखा होगा यूनिट सेल का, और पढ़ते भी है क्योंकि इंटर में ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है इकाई कोशिका का, तो हर स्टूडेंट तैयार भी करता है। तो तुमने जब तैयार किया होगा तो थ्योरी तैयार कर ली होगी, इसके बाद यूनिट सेल का कोई डायग्राम बनाया? नहीं बनाया, यानी ये डायग्राम बनाया जा रहा है। ये डायग्राम, और ये डायग्राम बनाने के बाद इसको हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा डाल करके ये ऐसे बना दिया। ठीक, इसको लेंगे हमने जेड एक्स, इसको ये कौन सा कौन होगा? अल्फा, ये बीटा, ये गामा। ये पैरामीटर कौन सा होगा? ए, इसको मान लिया बी, और इसको सी। ठीक है, इसको बोलेंगे क्या? पैरामीटर। तो इस समय ये जो डायग्राम है वो डायग्राम है तुम्हारी 1 यूनिट सेल, एक बॉक्स का। ठीक, और ये कई सारे बॉक्स जब आपस में मिलने लगते हैं तो तुम्हारा क्या बन जाता है? त्रिविम। क्या बनने लगता है? त्रिविम बनता है। किसी बड़े त्रिविम का एक कॉलम एक यूनिट सेल है? नहीं है। बड़ा त्रिविम है तो त्रिविम का एक कॉलम निकाल दिया हमने, तो वो क्या करा है? 1 यूनिट सेल। वो भी 3 डायमेंशन में होगा, उसमें फिट कर देंगे, कई सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो वो भी हो जाएगा त्रिविम जाना, नहीं हो जाएगा? लॉजिक समझ में आ रहा? ठीक, तो यूनिट सेल में थ्योरी के बाद ये डायग्राम बनाना पड़ता है जिससे तुम्हारी थ्योरी को प्रोटेक्ट किया जा सके। ये थ्योरी प्रोटेक्ट होगी इस डायग्राम से, और उसके बाद बोला जाता है कि जो क्रिस्टल यूनिट सेल होती हैं वो डिफरेंट टाइप के सेल क्रिस्टल बनाते हैं। कितने टाइप के? डिफरेंट टाइप के, और डिफरेंट टाइप में 3 टाइप के सबसे इंपॉर्टेंट। एक तुम्हारा है एससीसी, और एक तुम्हारा है पहले एफसीसी, और तुम्हारा क्या है? बीसीसी। 3 क्रिस्टल, 3 को जिनको पढ़ना ही पढ़ना है। यहां पर सीसी का मतलब जो है वो क्या है? क्यूबिक सेंटर। सेंटर का मतलब है केंद्रित। सेंटर का मतलब क्या है? केंद्रित। तो इसका नाम क्या हो गया? क्यूबिक सेंटर। क्या हो गया? क्यूबिक सेंटर। तो अब इसकी फुल फॉर्म देखें। एस का मतलब सिंपल, तो फुल फॉर्म सिंपल क्यूबिक। एफ का मतलब फेस क्यूबिक, और इसका मतलब बॉडी, तो बॉडी क्यूबिक सेंटर। कितना क्लियर? और एक बात और याद रखना होगा, जो सिंपल क्यूब होता है उसमें ओनली कॉर्नर क्या होता है? कॉर्नर। कैसे? जैसे एग्जांपल में, जैसे कोई व्यक्ति होता है, नॉर्मल व्यक्ति, वो सिंपल है तो इंसान तो है ही वो। जैसे इस समय मान लो कोई भी सिंपल व्यक्ति है, वो कपड़ा सही अच्छा कपड़ा नहीं पहने हुए, तो जब वो अच्छा कपड़ा नहीं पहने होगा तो सिर्फ हम उसके कपड़े नहीं देखेंगे, सिर्फ क्या देखेंगे? उस
व्यक्ति को कि वो कौन है, और कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कपड़ा पहने हुए, तो हम क्या करेंगे, उस व्यक्ति को उसको भी देखेंगे, पर उसके साथ साथ उसका कपड़ा भी ऑब्जर्व करने लगेंगे। नहीं करने लगेंगे कि भाई देखो ये तो बहुत बड़ा रेमंड का सूट पहने है, या लाइक कोई भी चीज। तो ये होता है ना लॉजिक। तो जब सिंपल होगा क्यों, तो ओनली क्या दिखाई देगा, कॉर्नर। कॉर्नर को हम एग्जांपल में ले लेते हैं लाइक बॉडी, कि अगर हम कोई व्यक्ति कहीं पर भी जाएगा तो बॉडी तो जाएगी जाएगी उसकी, ठीक, सिंपल क्यूब को। तो अगर हम फेस की बात करें, फेस क्यूबिक सेंटर की, इसमें कॉर्नर तो होगा ही होगा, नहीं होगा कॉर्नर, प्लस साथ में इसका क्या होगा, फेस सेंटर। कॉर्नर के साथ क्या होगा, फेस सेंटर। कॉर्नर मतलब बॉडी, और ये तो सिंपल था, सिंपल पर उसके बाद कुछ नहीं था, इसको आप फेस सेंटर है। समझ में आ रहा? इसमें तो बॉडी सेंटर की बात करें तो इसके बाद भी क्या होगा, कॉर्नर होगा भाई, और कॉर्नर के साथ क्या होगा, इसका बॉडी सेंटर होगा। इसके बाद जो कला है वो क्या है, बॉडी सेंटर। इतना क्लियर है। इन सभी के लिए तो जेड निकालना आना चाहिए। क्या निकालना चाहिए, जेड। तो देखो जेड का पॉइंट क्या है, हम इसके लिए जेड निकालते हैं, क्या निकालते हैं इसके लिए जेड। और जब इसके लिए जेड निकालना शुरू किए करें तो इसमें वाली क्या है, कॉर्नर है, इसके अलावा तो नहीं है कुछ, क्लियर है। तो इसमें ओनली कॉर्नर है, तो कॉर्नर की संख्या कितनी है, ये सब लिख दिया कॉर्नर, ओनली क्या है, कॉर्नर है इसके लिए, या पता ही है कॉर्नर तो लिखने की होती है। कॉर्नर की संख्या कितनी है, क्यूब है, कितनी होती है भाई, देखो पहले 8, और इसका कंट्रीब्यूशन 1/8। तो इसके लिए एसएससी रिजेक्ट कितना कब समझ है, एक कैसे निकला, लॉजिक समझ में आ रहा। दूसरा देखो एफसीसी रिजेक्ट, इसमें दो चीजें, कॉर्नर है और फेस सेंटर है। तो कॉर्नर के लिए तो पता ही भाई 8 संख्या इनटू कंट्रीब्यूशन 1/8, क्लियर है। अच्छा, एक क्यूब का फेस कितने होते हैं, कितने, 6, कितना क्लियर है। तो प्लस एक फेस संख्या कंट्रीब्यूशन 1/2, तो लाइक सॉल्यूशन 1 + 3 = 4। समझ में आया क्या 4 कैसे है, क्लियर है। इसके बाद बीसीसी के लिए देखो, तो बीसीसी के लिए जेड निकाले अगर, तो कॉर्नर 8 × 1/8 प्लस बॉडी सेंटर की संख्या कितनी है, क्यूब में 1, और उसका कंट्रीब्यूशन 1 × 1, यानी एक संख्या और एक उसका कंट्रीब्यूशन। तो टोटल जो जेड आएगा वो कितना आ जाएगा, तो इसके लिए जेड कितना आया, 4, और इसके लिए जेड कितना आया, 1, इसके लिए जेड कितना, इसके लिए जेड कितना आया, 1। और देखते जाओ ये कंप्लीट नहीं हुआ, कितना कर लोगे, इतना एक चीज और देख लो यहीं पर, ये तो नोट कर लिया होगा सबने, इस तरह बढ़ाइए कर लिया ना। तो यूनिट सेंटर का यहां तक क्लियर है। ये सब में एक डायग्राम और बना देंगे हम अपने क्वेश्चन को प्रोटेक्ट करने के लिए। कैसे डायग्राम, डायग्राम बहुत सिंपल है, ज्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी। तो मैं देखो कितना सिंपल, कैसे आइडिया लगाना है डायग्राम को। जैसे हमने क्या किया, एक क्यूब बना दिया, सब में एक बनाना है, तीनों में, एससीसी में, बीसीसी में और एफसीसी में। एक क्यूब बना दिया, तो ये बताओ एससीसी में वाली क्या दिखाई दे रहा है, कॉर्नर। तो डायग्राम कैसे बनेगा, ये हो गया एससीसी का डायग्राम, हो गया एससीसी। अब उसने एक डायग्राम बन गया। अब इसी में दूसरा डायग्राम देखो, एफसीसी मतलब कॉर्नर भी देखोगे और बेस भी होना चाहिए। इसी में बना सकते थे हम लोग, लेकिन अलग से बना देंगे। तो कॉर्नर तो दिखाई देंगे उसमें कितने, 8 कॉर्नर दिखाई देंगे, फेस कितने दिखाई देंगे, 6। एक ऊपर वाला फेस और एक नीचे वाला, एक इस तरफ बगल वाला और एक इस तरफ बगल वाला, एक सामने होगा और एक पीछे। ये किसका बन गया,
एफसीसी का डायग्राम, दो डायग्राम। तीसरा बीसीसी, तो बीसीसी में क्या है, कॉर्नर, ये कॉर्नर हो गया, और क्या है बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर कितना होगा ए। तो देखो इसी डायग्राम को यहाँ क्रॉस हमने एक पार्टिकल लग दिया, कहां पर, उसके बॉडी सेंटर। तो अब ये डायग्राम किसका बन गया, तो ये पूरा यूनिट सेल का एंड पॉइंट है क्वेश्चन कवर करने। क्लियर है, सिंपल है ना, समझ में आ रहा। जितना तुम क्लियर लिखोगे और जितना एक्यूरेट लिखोगे, देखो मार्क्स पूरा पूरा चाहिए ना। अगर जैसे ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए, तो कई बच्चे ने देखा यूनिट सेल आ गया 5 मार्क्स में, वो सोचते लिखना ही क्या है, तो वो क्या करते हैं, शॉर्ट शॉर्ट किया उन्होंने। और पहली बात तो जो यूनिट सेल का वो डायग्राम ही नहीं बनाते, और जिन स्टूडेंट को पता रहता है तो कुछ स्टूडेंट ये डायग्राम बना देते हैं, कुछ नहीं बनाते। और जेड जो है, जो जेड वो सीधा निकाल देते हैं या रख देते हैं जेड बराबर 2। अरे तब करो जब तुम्हें याद ना हो, नहीं समझ में आता। जैसे मान लो अगर पेपर में तुम भूल गए क्या क्या करना है, तब लिख दो जेड बराबर इतना है, इसके लिए इतना है, इसके लिए इतना है, ये डायग्राम, ठीक है ना। तो एक आध नंबर काट लेगा वो एग्जाम में, बट बाकी पूरे मार्क्स देते हैं। लेकिन अगर क्लियर पता है तो 5 मार्क्स कैसे आएंगे, तो पूरा पहले स्टार्टिंग से लिखो, फिर पहले डायग्राम बनाओ, फिर इस डायग्राम को पहले हेडिंग बनाओ, फिर थोड़ा सा एक लाइन डालो, इसमें भी क्या डालोगे, एक लाइन, फिर उसका जेड निकालो और एक सिंपल डायग्राम बना दो। फिर एफसीसी हेडिंग डालो, एक लाइन लिखो, जेड निकालो और उसका डायग्राम बना दो। फिर बीसीसी लिखो, एक लाइन लिखो, जेड निकालो और उसका डायग्राम बना दो। कितने क्वेश्चन हो गया, 5 मार्क्स में कंप्लीट। अगर 2 नंबर में आ जाए तो जल्दी जल्दी बना दो, फिर निकाल के मत दिखाओ जेड कैसे निकालना है। फिर सीधा क्या करो, डायग्राम बनाओ, जेड का मान लिख दो सीधा। फिर क्या करोगे, जेड का सीधा मान लिख दो, इतना करना है। क्लियर है सबको, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। ये 5 मार्क्स में भी आता है और 2 मार्क्स में भी आ जाता है, यूनिट सेल डिपेंड करेगा तुम्हारे ऊपर, ठीक है, कैसा पेपर में दे सकते हो। इसका वैसे न्यूमेरिकल आना नहीं चाहिए, लेकिन हम तुम्हें क्वेश्चन बता देते हैं, इसकी शायद मान लो कुछ नहीं वैसे लगाए, तुम लोगों ने लगाया होगा इसका न्यूमेरिकल। जैसे क्वेश्चन पूछता है वो, जैसे ऐसा क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल है तुम्हारा कि किसी क्रिस्टल में, नाम नहीं बोलेगा वो क्रिस्टल, जैसे मान लो उसने किसी क्रिस्टल में ए एटम, ए एंड बी, किसी क्रिस्टल में ए तथा बी 2 परमाणु है। क्या बोला उसने, किसी क्रिस्टल में ए तथा बी 2 परमाणु उपस्थित हैं। ये बात जानकारी दे दी उसने, कौन उपस्थित है, ए और बी। उसके बाद उसने कहा कि ए उसके कॉर्नर पर है, कहां है, एंड बी उसके कहां है, फेस पर। तो इस क्रिस्टल का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, क्या पूछा, इस क्रिस्टल का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। किसी को पता है आंसर, नहीं। देखो एक पॉइंट को समझना, जो सवाल क्या है, इस टाइप का सवाल आप आ जाता है कभी कभी, लेकिन फिर इसको हैंडल कैसे करना है। कितना CH, कोई बता सकता है, और कोई AB3, देखो एक चीज समझना, मैं इसको पॉइंट आउट कर देते हैं सीधा। AB3 कर कह रहा है, जो सवाल क्या है वो करना है। सवाल कैसे, जैसे उसने कहा 2 परमाणु में, ठीक है, 2 परमाणु मान लिए, और 2 परमाणु किसी क्रिस्टल में है, जो वो कह रहा है वो करते जाओ। उसने कहा एक परमाणु एक क्रिस्टल में, किसमें, एक क्रिस्टल में। तो आपने क्या किया, क्रिस्टल बनाया, क्रिस्टल का मतलब एक क्यूब बना दिया भाई, ठीक, इतना क्लियर है, इतना तो कर दोगे, इतना ये एक क्रिस्टल 2 क्रिस्टल बना दिए। जो सवाल कह रहा है वो कर देंगे हम। उसने क्या कहा, ए जो है वो कहां स्थित है, कॉर्नर पे, हमने कॉर्नर में स्थित कर दिया भाई ए। और बी कहां स्थित है, फेस पर, तो फेस पर हमने एक सामने का, एक पीछे होगा,
ठीक है, तो पहले हम इसकी संख्या निकालें, इसकी क्या निकालें, संख्या, यानी जेड निकालेंगे। तो इसका अब हम जेड निकालें ए के लिए, तो क्या लगेंगे, ए परमाणु के लिए, ए एटम्स के लिए क्या, जेड, ए एटम्स के लिए। तो ए एटम्स के लिए जेड निकालोगे कितना आएगा, 8 इंटू 1/8 जेड इक्वल टू जेड 1। तो ए एटम के लिए जेड कितना है, 1 आ गया। ध्यान क्या लगेंगे, ए एटम के लिए जेड का मान कितना है, 1। इसी प्रकार बी एटम के लिए, तो बी एटम के लिए क्या निकाल रहे हैं, जेड। तो बी एटम के लिए जेड निकाले तो बी कहां पर है, फेस पर। फेस कितना, 6 इंटू 1/2 कितना आ गया भाई, 3। तो इसका मतलब इसके लिए बी एटम के लिए जेड की वैल्यू कितनी है, तो ए एटम की संख्या कितनी है, 1, और बी एटम की संख्या कितनी है, 3। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, इसका फार्मूला बनेगा AB3। इस तरीके से सवाल सॉल्व होगा। उसको अरेंजमेंट देख लेना, वो कहां दे रहे हैं, उतने एरिया का जेड निकाल देना है। अगर वो ए को रखे कॉर्नर पे तो उतने एरिया के लिए जेड निकाल लो, और बी को रखा उसमें फेस पे तो उतने एरिया के लिए जेड निकाल लो। फिर जिसे पहले बोला गया, जिसे पहले बोला गया उसको रखो, जिसे बाद में बोला गया उसको रखो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम यहीं से क्वेश्चन को घुमा दें कि कोई एक्स परमाणु, कौन सा परमाणु, एक्स परमाणु कॉर्नर पे है, कहां पर है, कॉर्नर पे, और वाई परमाणु उसके बॉडी सेंटर पे है। क्या बोल दिया, उसका अनुसूत्र क्या होगा, क्या होगा, एक्स वाई, क्या हो जाएगा, क्योंकि एक्स कॉर्नर पे है तो उसके लिए जेड कितना आएगा, ए, और वाई कहां है, बॉडी सेंटर पे। तो बॉडी सेंटर का कंडीशन 1 इंटू 1, तो 1, तो उसके लिए जेड 1 आ रहा है, उसके लिए जेड 1, तो फार्मूला क्या आएगा, एक्स वाई। लॉजिक समझ में आ गया। इस टाइप का न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो क्लियर है सॉल्यूशन, ठीक है, डाउट तो नहीं आ रहा किसी को, कुछ पूछना चाहो पूछ सकते हो, डाल दे फिर। इसके बाद जो इसका पॉइंट इफेक्ट का एक क्वेश्चन आता है, पॉइंट इफेक्ट का। अच्छा, पॉइंट इफेक्ट तुम लोग पढ़े हो कभी, पॉइंट इफेक्ट या क्रिस्टल दोष, क्रिस्टल दोष, यस कोई बताए, बताओ क्रिस्टल दोष। इससे पहले क्रिस्टल दोष से पहले एक सिंपल क्वेश्चन है, उसे पढ़ाते हैं। क्रिस्टल दोष इससे पहले एक क्वेश्चन को बैंड थ्योरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, बैंड थ्योरी। ठीक, इस क्वेश्चन में बैंड थ्योरी में तो 2 वर्ड याद रखने हैं। इस वर्ड को अच्छे से घुमा देना है तो थ्योरी कवर हो जाएगी। जैसे फर्स्ट पॉइंट है बैलेंसी बैंड, हिंदी में से कहेंगे संयोजी बंध, संयोजी बैंड। क्या बोलेंगे, यहाँ बैंड का मतलब बंध नहीं है, बैंड होता ना वो बंध क्या होता है, बॉन्ड, BOND। यहाँ पर जो बैंड है इसका मतलब कोई बंध नहीं है। ये बंध इस तरीके का है जैसे स्पेक्ट्रम में ऐसे लाइन आती है ना, स्पेक्ट्रम में ये स्पेक्ट्रम की लाइन है, उसको क्या बोला जाता है, बैंड, पट्टी का। हिंदी में क्या बोलते हैं, पट्टी का। इतना क्लियर। 2 वर्ड याद रखना है, बैलेंसी बैंड और दूसरा याद रखना है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन का हिंदी होता है चालन। क्या होता है, चालन। चालन मतलब चलाने वाला। संयोजी, संयोजी मतलब संयोग करने वाला। जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो बैंड क्या होगा, संयोजी बैंड, और
और जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी वो क्या होगा आपका कंडक्शन बैंड, अर्थात चलाने वाला। इस टाइप से हम लोग याद रख सकते हैं। इतना क्लियर है। इसी को घुमा के देखना है कि किसी भी क्रिस्टल जालक में दो टाइप के बॉन्ड पाए जाते हैं। कैसे सुनो, किसी क्रिस्टल जालक में दो टाइप्स के बॉन्डिंग बैंड पाए जाते हैं। एक संयोजी बैंड, ठीक, दूसरा कंडक्शन बैंड। संयोजी में बैंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और कंडक्शन बैंड का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को प्रवाह कराना, आगे बढ़ाना। कंडक्शन मतलब चलाने वाला। इतना पॉइंट लिख देंगे। फिर इसके बाद देखेंगे इसकी तीन कंडीशन होती है इन बैंड की। इन बैंड की कितनी कंडीशन होती है, तीन। तीनों कंडीशन को मैं अलग अलग कोट करना होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ आ रहे, दोनों पॉइंट। इन दोनों पॉइंट को अगर हम चले तो तीनों कंडीशन में देखो कौन कौन सी कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन में पहले समझ लो, ये दो टाइप के तुम्हारे बैंड हो गए। तो ये तुम्हारा हो गया कंडक्शन। कौन सा कंडक्शन, इसको बैंड लिख देंगे। और ये तुम्हारा हो गया बैलेंसी बैंड। कौन सा, बैलेंसी बैंड, ठीक है। दो टाइप के बैंड। अब तीन कंडीशन बनेगी क्या, ये समझ लो। फर्स्ट कंडीशन में उसने कहा कि अगर बैंड जो तुम्हारे दो बैंड है उसकी कंडीशन ऐसी है कुछ, ये क्या किए हैं, ओवरलैप। क्या किए हैं, ओवरलैप। ओवरलैप करें, अतिव्यापन, ओवरलैपिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ओवरलैपिंग। तो दोनों बैंड एक दूसरे पे क्या किए, ओवरलैप किए। उस कंडीशन, ये कौन सा बैंड है तुम्हारा, बैलेंसी बैंड। और ये बैंड कौन सा है, कंडक्शन। दोनों बैंड एक दूसरे क्या ओवरलैप किए हैं। उस समय इसको ए मानते हैं। ये कौन सा डायग्राम हो गया, ए। इसे बोलेंगे कंडक्टर। क्या बोलेंगे, कंडक्टर, या हिंदी में चालक या चालक। अगर दोनों ऑर्बिटल के बीच की गैप क्या है, ये गैप है। और एक डायग्राम और बना लेते हैं यहीं पर। अगर दोनों बैंड, जो ये वाले बैंड है, इनके बीच का गैप क्या है, ये मान लेते हैं। तो यहां पर क्या है, स्मॉल एनर्जी गैप, देख रहे हैं, स्मॉल एनर्जी गैप। और यहां पर क्या है, लार्ज एनर्जी गैप, देख रहे हैं। तो जब दो ऑर्बिटल के बीच एनर्जी गैप क्या होगा, कम। फर्स्ट पॉइंट से देखो, जब दो ऑर्बिटल ओवरलैप किए तो कंडक्टर, जब दो ऑर्बिटल के बीच गैप क्या होगा, कम होगा, तब उसे बोला जाएगा सेमी। क्या बोला जाएगा, सेमी कंडक्टर, हिंदी में अर्धचालक। और जब दोनों बैंड के बीच गैप क्या होगा, ज्यादा होगा, तब उसे बोला जाएगा नॉन कंडक्टर, या इसी को बोला जाता है इंसुलेटर। क्या बोला जाता है, इंसुलेटर, या हिंदी में कुचालक। तो तीन पॉइंट लिख दोगे एग्जाम। पहले क्या लिखोगे, देखो पूरे क्वेश्चन को समझ लो। पहला क्वेश्चन क्या लिखोगे कि जो बैंड थ्योरी है उसमें दो टाइप के बैंड्स पाए जाते हैं, एक बैलेंसी बैंड और एक कंडक्शन बैंड। ठीक, बैलेंसी बैंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाती है, वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती, उसका काम होता है इलेक्ट्रॉन को प्रवाह कराना। थोड़ा बहुत जो भी याद आए, दो तीन लाइन घुमानी है। तो इसके बाद लिखना है, इसे निम्न तीन पॉइंट से या तीन बिंदु द्वारा समझा जा सकता है। तो नीचे पहले से डायग्राम बना देंगे, ये पूरे डायग्राम पहले बना देना, ऊपर दो लाइन तीन लाइन छोड़ देना, और फिर लिखना स्टार्ट करेंगे। जब कंडक्शन बैंड और बैलेंसी बैंड एक दूसरे से ओवरलैपिंग करते हैं, तब बनने वाला क्रिस्टल या जो बैंड होता है वो क्या कहलाता है, कंडक्टर कहलाता है। और एग्जाम्पल के लिए अगर कहा जाए तो एग्जाम्पल तो क्या दे दोगे तुम, Fe, Ag और Ag, सोना चांदी ये सब क्या है, गुड कंडक्टर, समझ रहे, कॉपर। फिर हम देखेंगे दूसरा पॉइंट, जब दोनों बैंड के
बीच की दूरी का एनर्जी गैप क्या होता है, स्मॉल होता है, तब जो क्रिस्टल बैंड होता है वो क्या कहलाता है, सेमीकंडक्टर। फॉर एग्जांपल में ग्रेफाइट, ठीक है, जर्मनी, सिलिकॉन, बहुत से हैं, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। तीसरा पॉइंट, जब दोनों बैंड के बीच का एनर्जी गैप लार्ज होता है तब वह क्या कहलाता है, कंडीशन क्या होती है, नॉन कंडक्टर, ठीक है, या इसी को बोलते हैं इंसुलेटर। फॉर एग्जांपल में तुम इसको लिख सकते हो डायमंड, माइका, माइकालाइट, अब्रक। तो ये क्वेश्चन समझ में आ रहा, सब पॉइंट लिख दिए, ये डायग्राम बना दिया, ऊपर 2 लाइन लिख दी, तो अगर 3 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो बन जाएगा लिख दे। ये 3 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। क्वेश्चन टू क्वेश्चन कवर करके चलोगे, अगर तुम्हारे एग्जाम में 8 क्वेश्चन ही फंस गए तो तुम आराम से क्रॉस कर जाओगे, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों में से तुम्हें 1-2 क्वेश्चन लॉन्ग के फंस जाएंगे। बस देखो एक चीज समझ लो, 5 मार्क्स चाहिए ना, अगर 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 5 मार्क्स चाहिए तो पॉइंट ऑफ लेके एकदम क्लियर रखना होगा, मतलब नहीं समझ में आ रहा। बच्चे करते क्या है कि पूरा नहीं लिख रहे हैं, वो क्या है शॉर्ट किया कट कर दिया आगे, तो एग्जामिनर भी मार्क्स को क्या कर देता है, कट कर देता है। लॉजिक समझ में आ गया? तो ऐसा करो कि एंड समझ में आ रहा है, तो यहाँ एंड करना है ना, हमने एक चीज को बोल दिया, थ्योरी भी इस्तेमाल कर रहे हैं और डायग्राम भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, ठीक है, तो ये होगा तुम्हारे 3 क्वेश्चन, ठीक। तो मैं क्या करें आज इतना ही, ठीक है, फिर देखेंगे। देखो 3-3, 5-5 मार्क्स करके क्वेश्चन हम तुम्हें पढ़ाते जाएंगे और कंप्लीट कराते जाएंगे, और एग्जाम से पहले लगभग सारे क्वेश्चन तुम्हें प्रोवाइड करा देंगे, सारे, जिससे तुम्हारा आराम से देखो, अगर तुमने सही तरीके से कैप्चर कर लिया तो 35-40 नंबर पहुंचा देंगे तुम्हें। एक लेक्चर में तुम्हारे 3 या 4 क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, 40 क्वेश्चन सॉल्व करा दें हम कैसे भी करके, कितना 40, एक दिन में 30-3 करा रहे हैं तो 10 ही क्लास मिल जाए, 12 क्लास हो जाएगा 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन हुए तो उसी में से तुम्हारे एग्जाम में फंस जाएंगे, तुम्हारे उससे बाहर नहीं जाएगा एग्जाम, मतलब तुम्हारा 40% पेपर वहीं से टच कर जाएगा। ठीक है, हम तुम्हें पॉइंटर वही पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम में आना है।